नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने चर्चा की थी अपने, जिसमें हम लोगों ने देखा था पंचायत का इतिहास, जिसमें ऋग वैदिक काल, सल्तनत काल और आपका मुगल काल। मुगल के लास्ट में मैंने आपको बताया था चोल काल में आपके पंचायत की स्थिति किस प्रकार की थी, और मैंने आपको वादा किया था कि चोल काल में पंचायत की स्थिति यानी स्थानीय सुशासन के बारे में हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग अपने चोल काल में जो पंचायत की स्थिति थी उसको समझेंगे और साथ में ही धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे ब्रिटिश काल में पंचायत की स्थिति। आप देख रहे हैं विलेज पंचायत अधिकारी वीडियो नंबर 2 परिवर्तन के चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो में लिखा है आपका बीपीओ क्लास नंबर 2 चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि चोल प्रशासन थे कहाँ पर। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दक्षिण भारत का ये मैप है हमारा, ठीक है। दक्षिण भारत में ये वाला जो इलाका था यहाँ पे चोल और चालुक्य दोनों आपके वंशज रहते थे, जिसमें चोल जो हैं ये आपके दक्षिण भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजाओं के या वंश के रूप में उभरे। इनके यहाँ जो व्यवस्था थी वो आज की बिल्कुल ग्राम पंचायत की जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें लिखा है चोल व चालुक्यों के प्रशासन में महिलाओं को उच्च प्रशासनिक पद दिए गए थे। यानी अगर देखा जाए तो जो अपने यहाँ 33% आरक्षण की जो हम लोग बात करते हैं, जो महिलाओं को पंचायत में दिया गया, और हाल ही में ये आपका सभी विधान मंडलों और आपका लोकसभा में भी इसको प्रदान किया गया है। तो महिलाओं की स्थिति चोल काल में अच्छी थी और महिलाओं को उच्च प्रशासनिक पद दिए जाते थे, अर्थात जो 33% आरक्षण आजकल हम लोग देखते हैं अपना पंचायत में, वो उस समय भी आपको देखने को मिलता था, ठीक है। आगे है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से चोल प्रशासन 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। जैसे हमारे यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं अपने भारत की, है ना। भारत के बाद हमने भारत को बांटा है अलग अलग प्रांतों में। जैसे आपका एक संयुक्त प्रांत जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने बांटा फिर 18 मंडलों में। 18 मंडलों में हमने अलग अलग जिलों को बांटा, यानी 75 जिलों को बांटा। उन 75 जिलों को हम लोगों ने बांटा फिर 826 ब्लॉक में, और उन 826 ब्लॉकों को हम लोगों ने बांटा 57,102 पंचायत में। तो उस जिस तरीके से आप देख पा रहे हो विकेंद्रीकरण, कुछ इस तरीके का विकेंद्रीकरण आपको चोल प्रशासन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। चोल प्रशासन में जैसे एक बात करें हम लोग विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य आप लोगों ने सुना ही होगा कि दक्षिण भारत का एक बहुत ही फेमस आपका साम्राज्य है। आपने तेनाली रामा जो सुना है, वो विजयनगर साम्राज्य में राजा जो कृष्णदेव राय थे उन्हीं के दरबार में रहते थे। इसी विजयनगर साम्राज्य को बांटा गया फ्रेंड मंडलम में, समझ गए ना। जैसे आज का जैसे ये एक प्रांत हो गया, प्रांत को बांटा हम लोगों ने मंडल में। अपने यहाँ यूपी में 18 मंडल है ना। मंडल को फिर बांटा गया फ्रेंड नाडु में। नाडु यानी उस समय का नाडु, और इस समय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिला, है ना, जिला हो जाएगा आपका, ठीक। नाडु को हम लोगों ने बांटा फ्रेंड कुर्रम में। कुर्रम क्या हो जाएगा, कुर्रम हो जाएगा इस समय का ब्लॉक, है ना। और आपका फिर उसको हम लोग बांटा फ्रेंड तनियूर में। तनियूर हो जाएगा आज का गांव, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य था, उस विजयनगर साम्राज्य को हम लोगों ने पहले मंडलम में बांटा। मंडलम के बाद हमने उसको नाडु यानी जिले में बांटा। जिले के बाद उसे हमने कुर्रम यानी ब्लॉक में बांटा, और फिर तन्यूर यानी गांव में बांटा। तन्यूर जो होते थे फ्रेंड, ये बड़े बड़े गांव होते थे, यानी जैसे आजकल जो प्रधान होता है, सरपंच होता है, जहां वोटर लिस्ट में 1000 से ऊपर नाम होते हैं ग्राम सभा में, वहीं बनाया जाता है। कुर्रम ये आपके गांवों का समूह यानी ब्लॉक होता है। नाडु यानी जिसमें खूब सारे ब्लॉक होते थे वो जिला कहलाएगा, और नाडु से बड़ा मंडलम, और मंडलम से आपका पूरा एक साम्राज्य। कुछ इस तरीके से आपका चोल प्रशासन देखने को मिलता है। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। आपके सामने ऑप्शन देंगे 3, 4, 5 या 6। तो आप समझ गए होंगे 6 जो है आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे। दक्षिण भारत में देखो 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें जो सबसे बड़ा है वो अपना भारत ही, यानी भारत में विजयनगर साम्राज्य, मंडलम, नाडु, कुर्रम और तनियूर। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था आपका
चोल प्रशासन में। आगे बात करें तो चोल काल में ग्राम सभाओं का उल्लेख भी मिलता है, यानी जो ग्राम सभा थी वो आज के जैसे तो नहीं थी, लेकिन ग्राम सभा जो है उसका उल्लेख मिलता है। अब आपको कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको आगे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आता है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, पंचायत समिति क्या होती है, सीडीओ कौन होता है, एडीओ कौन होता है, बीडीओ कौन होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, कौन अप्रत्यक्ष चुना जाता है, कौन प्रत्यक्ष चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बनता है, बीडीसी कैसे बनते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग धीरे धीरे जैसे वीडियो हमारा बढ़ता रहेगा सबके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि चोल काल में ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये ग्राम सभा जो थी वो 3 तरीके से थी। एक कहीं उर थी, कहीं महासभा थी, तो कहीं पे नगरम थी। यानी उर जो थी वो ये सभा थी जो आपके कुआं, खेत, तालाब आदि की चीजों को देखती थी। ऐसे महासभा थी, ये न्याय पंचायत की सभा थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपने यहाँ जो सरपंच जी हैं वो कभी कभी न्याय विभाग भी एक तरीके से चलाते हैं। और जो नगरम थी ये भू विवाद से संबंधित थी। हालांकि यहाँ से प्रश्न ज्यादा नहीं बनेगा। प्रश्न बनने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो चोल प्रशासन में कितनी इकाई थी, तो 6 इकाई थी। आगे चर्चा करें तो मंडलम लिखा है, देखिए मंडलम, यानी यहाँ याद है मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम तक प्रशासन तक के शासकीय कार्य हेतु स्थानीय सभाएं थी। यानी चाहे मंडलम प्रशासन की बात की जाए, चाहे ग्राम प्रशासन की बात की जाए, इन सभी के शासकीय कार्यों के लिए स्थानीय सभाओं का गठन किया गया था। इन्हीं सभाओं की हमने फ्रेंड यहाँ पे चर्चा की है। उर, महासभा और नगरम, ये क्या थी, ये सभाएं के नाम थे। मैंने बताया ना, उर जो महासभा थी, उर में जो लोग होते थे वो लोग कुआं, खेत, तालाब आदि चीजों की व्यवस्था करते थे। महासभा न्याय देखती थी और नगरम आपकी भूमि विवाद से संबंधित रहती थी। यानी मंडलम से लेकर आपके तनियूर यानी गांव तक जितने भी प्रशासकीय काम होते थे सभी स्थानीय सभाएं द्वारा ही किए जाते थे। आगे बात करें तो भूमि कर के रूप में उपज का 1/3 लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, जैसे जब आप पढ़ते हैं पंचायत, आप आगे पढ़ेंगे पंचायत में एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 243I यानी 243I, जिसमें बताया गया है कि पंचायत कैसे अपने वित्तीय प्रशासन वित्तीय को इकट्ठा करेगा। तो उसी तरीके से उस समय यानी चोल काल में भी जो भूमि कर है वो 1/3 यानी 33% उपज का 33.33% जो है वो लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिए उपज का लिया जाता था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चोल काल में पंचायत समितियों का कितना प्रतिशत वित्त में जाता था, तो आप बताएंगे आप कि चोल काल में 1/3% उपज का आपका वित्तीय विभाग के रूप में लिया जाता था। तो ये है हमारा चोल प्रशासन में पंचायत समिति। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जहां से हम लोगों को पढ़ना है एक तरीके से कह सकते हैं वो है आपका ब्रिटिश प्रशासन में स्थानीय स्वशासन। यानी ब्रिटिश प्रशासन के टाइम पे 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से कैसे हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया गया, कैसे उसे धीरे धीरे मजबूत किया गया और कैसे उसे संवैधानिक पद तक पहुंचाया गया, इन सब की चर्चा अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक जो है वो यहीं से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले जो समय आता है फ्रेंड ये आता है 1884 का। हाँ ठीक है, 1884 का वो समय है जहां पर सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों के समय स्थानीय स्वशासन की मान्यता दी गई। ध्यान रखिएगा, और ये मान्यता सबसे पहले कहाँ दी गई थी, ये मान्यता सबसे पहले दी गई थी मद्रास में। अब ये व्यवस्था किस टाइप की थी, आप लोगों ने जब भी भारत का आर्थिक विकास स्वतंत्रता पूर्व पढ़ा होगा, यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत का आर्थिक विकास, तो आपने लोगों ने 3 एक तरीके की पद्धतियां पढ़ी होंगी, जिसमें जमींदार पद्धति, आपका महलवाड़ी पद्धति। जी, जो महलवाड़ी पद्धति थी वो एक तरीके से आपके मद्रास तरफ फेमस थी, महलवाड़ी पद्धति, जिसमें महल का अर्थ था फ्रेंड गाँव। ध्यान रखिएगा, तो गांव वाले क्या करते थे, गांव वालों अपना एक समूह बना लेते थे और इस समूह से ही लगान वसूल करके कंपनी को दे देते थे। कुछ इस तरीके से ही यानी स्थानीय स्वशासन, वो खुद का शासन चलाते थे और कंपनी तक पहुंचा देते थे चीजें। 1864 में आपको इस तरीके की चीजें कहाँ देखने को मिली, ये भी आपका दक्षिण भारत में मद्रास आज का चेन्नई है। ध्यान रखिएगा, यानी जो आपका चेन्नई है वो पहले हम लोग मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक, समय आता है 1870 का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1870 का समय है जहां पे लॉर्ड मेयो, कौन है, लॉर्ड
मेयो। लॉर्ड मेयो कहते हैं अगर आपको भारत में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना है तो पंचायतों को स्थिरता प्रदान करने के लिए उनकी वित्तीय सहायता आपको करनी पड़ेगी। यानी वित्तीय सहायता कैसे, रुपए से किसी न किसी तरीके से मदद आपको स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा। तो मेयो ने 1870 में यह सुझाव दिया कि स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए इन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करनी चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी के आगे जब हमारे लॉर्ड रिपन महोदय आते हैं, जिन्हें हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, रिपन महोदय 1882 में जब वो आएंगे तो वो इन्हीं का फायदा उठाएंगे। नहीं, जो लॉर्ड मेयो ने 1870 में बोल के गए थे कि अगर भारत में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पंचायतों को यानी स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी। इसी वित्तीय सहायता के संबंध से स्थापित होने के बाद में ही लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन को स्थापित कर पाते हैं। तो यहाँ पे चोल प्रशासन और ब्रिटिश स्थानीय स्वशासन हमारा रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे अपनी चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश काल में पंचायती राज, जिसमें मैंने 1864 और 1870 आपको लॉर्ड मेयो के बारे में बताया। लॉर्ड मेयो ने क्या कहा था? लॉर्ड मेयो ने कहा था अगर आपको भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन स्थापित करना है तो स्थानीय स्वशासन में उनको वित्तीय सहायता देनी होगी। अब बात आती है 1882 की बात है, ध्यान रखिएगा 1882। ये वो समय है फ्रेंड जहाँ पे हमारे यहाँ जो वायसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड रिपन महोदय। लॉर्ड रिपन महोदय को ये सुझाव लॉर्ड मेयो से ही आया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन को कैसे मजबूत किया जाए। इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को। इसीलिए भारत में पंचायती राज का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक, दोनों में से कुछ भी अगर पूछा जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन। ये वही लॉर्ड रिपन है जिनके दम पर भारत में स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया जा सका और स्वतंत्रता से पहले भी हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन था। वो बात दूसरी है कि बृहद स्तर पे और आपका संवैधानिक स्तर पे नहीं था, लेकिन ये भी नहीं बात छुटलाई जा सकती कि स्थानीय स्वशासन नहीं था। देखो, कुछ काम जो है वो अंग्रेजों ने अच्छे भी किए थे और बहुत से काम खराब भी किए थे, भले अपने हित में किए हों, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उनमें आप लोगों को पता है किसी प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं हुआ। अब बात किया जाए कि लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन की वकालत की थी वो किस प्रकार की थी। देखिए कितनी अच्छी बात उसने कही थी। उसने 2 मापदंड रखे, स्थानीय स्वशासन के 2 मापदंड रखे। पहला क्या था कि स्थानीय स्वशासन की जरूरत है क्यों, तो उसने कहा स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाना। अब उसके देखिए 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था 1857 की क्रांति, जिसमें क्रांति में यही था कि लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा था सरकार से। तो रिपन ने कहा ठीक है, हम स्थानीय स्तर पे यानी बिल्कुल निचले स्तर पे जाकर लोगों को शासन से इनडायरेक्ट तरीके से जोड़ेंगे और साथ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करेंगे। अभी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है मैं फिर से आपको बता देता हूं। उसने कहा कि हम लोग उठेंगे सबसे पहले निचले स्तर पे, कहां से? ग्राम से। ग्राम से कहां पे जाएंगे फ्रेंड? जाएंगे ब्लॉक पे। ब्लॉक से कहां जाएंगे? जिला पे जाएंगे। जिला से कहां जाएंगे? जिला से जाएंगे राज्य। राज्य से जाएंगे फ्रेंड आपके लोक निर्वाचन क्षेत्र। ऐसे करके यानी जो आपके जो बेल्ट बनेगी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य, लोकसभा क्षेत्र और आपका राष्ट्रपति तक यानी संसद तक जो जाने का पूरा एक सड़क है, इसी को बोला गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसमें स्थानीय लोगों को शासन में भागीदार बनाया जाएगा। और बात करें उसका जो निर्णय था वो भी सही था, क्योंकि पंचायत का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में जो ग्राम का जो आपका बड़ा अधिकारी होता था उसको हम लोग ग्रामीणी बोलते थे, और ग्राम पंचायत में जो प्रशासन की इकाई थी इसे हम लोग विश बोलते थे। ध्यान रखिएगा, नागिन वाला विश नहीं है, ये विश वाला सलजम वाला सा है। तो ग्रामों में पंचायत की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? विश कहा जाता था। तो अगर बात करें तो इस पोर्शन से आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन है। भारत में पंचायती राज का जनक कौन है, तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन ने किस चीज की आपकी सुझाव रखा था, तो स्थानीय स्तर पर लोगों को भागीदार बनाने की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने की। पंचायतों को ऋग्वेद में जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे विश कहा जाता था। तो ये तो बात रही हमारी
ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था थी, जो कि मद्रास से फिर लॉर्ड मेयो से होकर लॉर्ड रिपन पे जाके समाप्त होती है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था। ये जो है ये हमारा फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है हमारे आगे आने वाले वीडियो का, जिसमें हम लोग आपको 1949 तक छोड़ के जाएंगे, यानी जहां से संविधान आपका जो हम लोग लागू करने से पहले 26 नवंबर को बैठ के जो चर्चा की जाती है, उसमें जो चर्चा है वहां तक हम आपको 1949 तक छोड़ के जाएंगे। फिर 1950 में हम लोग देखेंगे आगे आने वाला भारत और भारत में आने वाली पंचायत की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था, अब यहाँ पे लिखा तो स्वतंत्रता के बाद है, लेकिन ये अभी जो बात इस पे लिखी है फ्रेंड, ये स्वतंत्रता के पूर्व की ही लिखी है, यानी 1947 के पहले की बात की जाए तो भारत में, यानी इस समय के भारत में जो स्वतंत्रता के तरफ भारत जो बढ़ रहा है, उसने ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने रखी? देखिए समझिएगा, ग्राम स्वराज, ठीक, एक था स्वराज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। ऐसे ही आपके जो महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने क्या कहा कि गांवों में स्वयं का राज होना चाहिए। ऐसी अवधारणा किसने रखी थी? ये रखी थी हमारे बापू जी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। लेकिन चूंकि ये कहते थे, ये अवधारणा जो पंचायती राज की है ये अंग्रेजों ने बनाई है और मैं अंग्रेजों को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई संविधान सभा थी उसमें भाग नहीं लिया। लेकिन आप लोगों ने सुना ही होगा कि गांधी जी की विचार ही उनका जीवन है। उन्होंने कहा था मेरा जीवन ही लोगों के लिए विचार है। तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, लेकिन इनकी बात रखने वाले दो व्यक्ति थे। कौन थे? एक थे श्री मन्नारायण अग्रवाल और दूसरे थे जेसी कुमार अप्पा। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम पूछा जाता है कि संविधान सभा में गांधी जी की बात रखने वाले या गांधीवादी योजना के विचारक कौन कौन थे, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल और जेसी कुमार अप्पा। ध्यान रखिएगा, यही लोग सबसे पहले लेके आते हैं गांधीवादी योजना या गांधीवादी एक्शन प्लान। पूछा जाता है कि गांधीवादी योजना का संबंध किससे है, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल, यानी ये संबंध जो है वो किससे है, आपका ग्राम के स्वराज से। इसमें बताया गया था कि गांवों में किस प्रकार से गांधीवादी योजना को लागू किया जाए। तो पूछा जाता है आपको गांधीवादी योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो सन 1944 में। और जब हम लोगों ने अपना संविधान बनाया, क्योंकि ये लोग तो संविधान सभा के सदस्य थे, इन लोगों ने गांधी जी की विचारधारा को संविधान के सामने रखा और लोगों ने इनकी विचारों को सराहा। और तो जब सराहा तो क्या हुआ कि संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 40, ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों को गठन करने की बात कही गई है। और ये गठन कौन करेगा? ये गठन करेगी हमारी राज्य सरकार। तो जो गांधी जी के विचार हैं उनको हम लोगों ने संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में रखा है। तो प्रश्न आपसे कभी कभी ये भी बनता है कि गांधीवादी विचारों को हम लोग किस भाग में देखते हैं, तो गांधीवादी विचारों को हम लोग संविधान के भाग 4 में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है स्वतंत्रता से पहले की जो हमारी पंचायत है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके संवैधानिक समितियां बनी हैं, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, सादिक लाल समिति, आपके जीवीके समिति, ठीक है, और आपके लक्ष्मीमल समिति। इन सभी समितियों की स्तुति पर जो भी आपके निर्णय लिए गए उनकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का हम लोग वीडियो अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।